हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का टॉपिक चैप्टर नंबर 9 अनुवंशिकता एवं जैव विकास। ये हमारे बोर्ड्स के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत बेसिकली वो सेम टू सेम आ जाते हैं, तो आप उस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुवंशिकता होती क्या है। विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना अनुवंशिकता कहलाता है। कहने का क्या मतलब है, वो लक्षण जो माता पिता से बच्चों के अंदर अगली पीढ़ी के अंदर जाते हैं, वंशागत होते हैं, उन लक्षणों को हम क्या कहते हैं, अनुवंशिकता कहते हैं। या फिर ऐसे भी समझ लीजिए, वो लक्षण जो माता पिता के और बच्चों के आपस में मिलते हैं, जैसे कि बालों का कलर हो गया, आंखों का कलर हो गया, है ना, तो वो चीज, वो लक्षण, वो क्या कहलाते हैं, अनुवंशिकता कहलाते हैं। इसी तरीके से जब हम अनुवंशिकता की बात करते हैं तभी हम बात करते हैं विभिन्नताओं की, वेरिएशन की। अब वेरिएशन क्या होता है, एक स्पीशीज के विभिन्न जीवों के शारीरिक अभिकल्प और डीएनए में अंतर विभिन्नताएं कहलाती हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, इस तरीके से समझिए, जैसे पेरेंट्स के कुछ लक्षण बच्चों के अंदर जाते हैं और कुछ लक्षण बच्चों के अंदर नहीं जाते हैं। तो जो लक्षण बच्चों के माता पिता से मैच कर रहे हैं उन्हें हमने क्या नाम दे दिया, अनुवंशिकता कह दिया। और जो लक्षण माता पिता से डिफरेंट होते हैं या फिर जो डीएनए के आधार पर विभिन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं, विभिन्नताएं या वेरिएशन कहते हैं। इसके बाद आता है स्पीशीज के अस्तित्व के लिए विभिन्नताओं का महत्व। अब भाई विभिन्नताएं क्यों जरूरी हैं, किसी भी जीव के अंदर अपने पैतृक से विभिन्नताएं क्यों जरूरी हैं, वो इसलिए होती हैं, अगर सभी जो जीव हैं, जो पैतृक है और या फिर जो उसके बच्चे हैं, अगर वो समरूप होंगे, उनमें विभिन्नताएं नहीं होंगी, तो क्या होगा, हम उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर विभिन्नताएं होंगी तो हम बता सकते हैं कि ये पैतृक है और ये उसका बच्चा है। ये किसी स्पीशीज को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढालने में मदद करती है, पर्यावरण में हुए विपरीत बदलाव की परिस्थितियों में जूझने में सहायक सिद्ध होती है। अब अगर किसी जीव के अंदर विभिन्नताएं होंगी, अपने पैतृक से विभिन्नताएं होंगी, तो जो चीज पैतृक नहीं कर पा रहे हैं वो चीज क्या है, उनके बच्चे कर पाएंगे, या उन बच्चों, वो जो बच्चे हैं, नई जो जनरेशन है, वो उस चीज को अच्छे से समझ पाएगी। तो इसीलिए स्पीशीज में विभिन्नताओं का महत्व बहुत ज्यादा होता है, ताकि वो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके अनुसार अपने आप को ढालने में, अपने आप को सक्षम हो सके। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे मेंडल नाम के, उन्होंने क्या किया था, इस चीज को शो करने के लिए कि भाई हाँ, जो पैतृक है, पैतृक से जो बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, जो नई स्पीशीज उत्पन्न हो रही हैं, उनमें क्या है, कुछ अनुवंशिकताएं हैं और कुछ क्या है, उनमें विभिन्नताएं हैं। तो उन्होंने इस चीज को कैसे दर्शाया था, उन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया था, मेंडल का प्रयोग एवं वंशागत नियमों के प्रतिपादन में योगदान। तो मेंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने एक जो मटर का पौधा होता है, मटर का पी का पौधा होता है, उसको लिया और उसके 7 कैरेक्टर्स को लेके उनके अंदर क्या कराया, क्रॉसिंग ओवर करानी शुरू कर दी, ताकि उसको पता चल सके कि भाई क्या क्या जो कैरेक्टर्स हैं वो वंशागत हुए हैं, जो आगे अनुवंशिकता के थ्रू आगे वंशागत हुए हैं, और क्या क्या विभिन्नताएं आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियमों को प्रस्तुत किया। उन्होंने अनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब अगर कोई आपसे पूछने लग जाए, जैसे एमसीक्यू आएंगे बोर्ड्स में, कि अनुवंशिकी का जो जनक थे वो कौन थे, तो आप सीधा सीधा उसमें ऑप्शन होगा मेंडल का, तो आप इसमें मेंडल का ऑप्शन टिक कर देंगे। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। उन्होंने इस चीज को शो करने के लिए कि भाई कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं पैतृक के, वो आगे नई स्पीशीज में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, मटर का पौधा लिया। अब उन्होंने मटर का पौधा क्यों लिया, पहले वो देख लेते हैं। मटर एक वर्षीय पौधा है जो बहुत ही कम समय में इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है एवं फल एवं फूल दोनों देता है। जो मटर का पौधा होता है उसके अंदर क्या होता है, फल भी होता है और फूल भी होता है, और क्या होता है कि ये कुछ कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा उत्पत्ति करने में सक्षम होता है। मटर की विभिन्न प्रजातियां होती हैं जिनके लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। अब मटर जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे हरी हो गई, पीली हो गई, बहुत सारी स्पीशीज होती है मटर में भी।
तो उसमें क्या है कि हम जो इसके करेक्टर्स की बात कर रहे थे, जो मेंडल ने 7 करेक्टर्स लिए थे, तो उसको लेने में बहुत ज्यादा आसानी हुई थी। बाकी जो पौधे होते हैं, बाकी जो फसलें होती हैं, उनमें इतने करेक्टर्स नहीं होते हैं ताकि हम मतलब पता कर सके कि अनुवंशिकता हो रही है या विभिन्नताएं हो रही है, किस तरीके से आधार पे उस चीज को दर्शाने के लिए। तो उसमें फिर हमें दिक्कतें आती। तो उन्होंने मेंडल ने क्या किया, मटर का पौधा ही चूज किया, क्योंकि इसके जो 7 करेक्टर्स हैं वो हमें अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करने में सक्षम है। और एक और चीज है, जो मटर के पौधे होते हैं वो जल्दी से जल्दी ग्रो करने की उनमें क्षमता होती है। मटर की विभिन्न प्रजातियां होती हैं जिनके लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देता है, जैसे गोल या झुर्रीदार बीज वाला, लंबे या बोने पौधे वाला, सफेद या बैंगनी फूल वाला, पीले या हरे बीज वाले आदि। तो चलिए, इसके बाद सबसे पहले हमें आता है यहाँ पे प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या हो गए, वो लक्षण जो कि माता पिता के लक्षण आगे जो स्पीशीज उत्पन्न हो रही हैं उनके अंदर जो दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को क्या कहा है हमने, प्रभावी लक्षण कहा है। माता पिता के वो वंशानुगत लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं वह प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण, मेंडल के प्रयोग में लंबा पौधा का टी लक्षण प्रभावी लक्षण है, जो अगली पीढ़ी F1 में भी दिखाई देती है। अब ये बात आपको मैं आगे क्रॉसिंग ओवर करके तब समझाऊंगी। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो लक्षण होते हैं जो पेतरक से आगे जो नई स्पीशीज उत्पन्न हो रही हैं उनमें दर्शाते हैं, या वो लक्षण जो पेतरक के बच्चों के अंदर शो हो रहे हैं, उन्हें लक्षणों को क्या कहा है इन्होंने, प्रभावी लक्षण कहा है। इसके बाद आता है हमारा अप्रभावी लक्षण। माता पिता से आए वे वंशानुगत लक्षण जो संतान में छिपे रहते हैं वे अप्रभावी लक्षण होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, कुछ लक्षण क्या होते हैं, वो पेतरक से आगे जो नई स्पीशीज उत्पन्न हुई है उनके अंदर ट्रांसमिट तो हो जाते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। तो उन लक्षणों को क्या नाम दिया हमने, अप्रभावी लक्षण। मेंडल के प्रयोग में लंबा पौधा का स्मॉल टी लक्षण अप्रभावी लक्षण है जो अगली पीढ़ी F1 में दिखाई नहीं देता है। अब ये F1 क्या होता है, स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये जब हम आगे क्रॉसिंग ओवर करेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आता है हमारा जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप एक जीनों का समूह है जो किसी विशिष्ट लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। अब जीन क्या है, जो ये अनुवंशिकी जो लक्षण है, जो प्रभावी लक्षण है, वो पेतरक से जो नई स्पीशीज में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो किसके थ्रू हो रहे हैं, वो हो रहे हैं जीन्स के थ्रू। और जीनोटाइप क्या हो गया, उन जीन्स का एक समूह, एक ग्रुप, उन जीन्स का जो लक्षण माता पिता से बच्चों के अंदर लेके जा रहा है, उन जीन्स का समूह को हमने क्या नाम दे दिया, जीनोटाइप कह दिया। ये वंशानुगत लक्षण होते हैं जो अगली पीढ़ी में आते हैं। मतलब जैसे पिता का जो बालों का कलर है वो काला है, तो और बच्चों का क्या कलर है, वो भी काला है। तो जो हेयर कलर का जो करेक्टर है वो क्या है, ये पेरेंट्स से कहाँ चला गया, बच्चों के अंदर चला गया। तो वो जो जीन्स हैं, उन जीन्स के ग्रुप को क्या नाम दे दिया हमने, जीनोटाइप दे दिया। उदाहरण में कैपिटल टी यह जीनों का समूह है जो लंबे पौधों में पाया जाता है। अभी हमने बात की थी मटर के पौधों के बारे में, तो जो मटर के लंबे पौधे थे उनको हमने किस नाम से शो किया था, कैपिटल टी से। और जो मतलब थोड़े लंबे तो थे लेकिन उनमें क्या है, थोड़ा बोनेपन का भी, मतलब थोड़े छोटेपन का भी उनमें लक्षण आ रहा था, तो उसको हमने किस नाम से किया है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कहने को वो दिखेंगे वो आपको लंबे पौधे ही, लेकिन उसमें स्मॉल टी का भी थोड़ा थोड़ा लक्षण आ रहा है। यह जीनों का समूह जिसमें कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है तथा स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण को दर्शाता है। मतलब कि कैपिटल टी क्या हुआ हमारा टॉल, और स्मॉल टी क्या हुआ हमारा शॉर्ट, मतलब ड्वार्फ, मतलब छोटा। तो इस वाले पौधे को क्या कहेंगे हम, लंबा पौधा ही कहेंगे, क्योंकि अप्रभावी लक्षण वो होते हैं जो ट्रांसफर तो हो रहे हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इस जीनोटाइप में भी पौधे लंबे ही होते हैं। इसके बाद आता है स्मॉल टी, यह जीनों का समूह जिसमें जीन अप्रभावी लक्षण को दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर हुए हैं लक्षण, अप्रभावी लक्षण ट्रांसफर हुए हैं और दिख नहीं रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो पौधे हैं वो बोने होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उन पौधों को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल टी। अब इसके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर है वो देख लीजिए। पहले इसमें क्या किया हमने, कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया। जो पौधे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। तो लंबे पौधे के लिए हमने क्या लिया, टॉल। लंबे पौधे को हम टॉल बोलते हैं ना, तो टॉल का कैपिटल टी।
और यहाँ पे स्मॉल जो छोटा होता है ड्वार्फ, उसके लिए हमने क्या ले लिया, स्मॉल टी। इसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। अब इसको हमने दो भागों में बांट दिया। ऊपर वाले ये जो आपको शो हो रहे हैं दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कौन से हो गए, हमारे फीमेल वाले हो गए, मादा हो गए, मादा पौधे। और जो नीचे वाले हो गए ये क्या हो गए, हमारे नर पौधे हो गए। तो ये दोनों करेक्टर्स जो होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारे मादा पौधे के होंगे। और जो नीचे वाले हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारे नर पौधे के होंगे। अब इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, जैसे मैथ्स में करते हैं ना ब्रैकेट्स का। तो इस वाले टी को हम एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले टी को एक बार हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, कैपिटल टी, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिख दिया। अब ये स्मॉल टी की हम कैपिटल टी से भी करेंगे और स्मॉल टी से भी करेंगे। जब हमने ये कैपिटल टी की मतलब स्मॉल टी की हमने कैपिटल टी से करी तो कैपिटल टी पहले आएगा और स्मॉल टी बाद में आएगा। थोड़ा सा भी कंजेस्टेड लग रहा होगा, लेकिन इससे अगले वाली जो वीडियो होगी ना उसमें आपको पूरा अच्छे से शो होगा शुरू से लेके लास्ट तक का प्रोसेस। बस इतना देख लीजिए कि जो कैपिटल वाले होते हैं वो क्या होता है, हमारे प्रभावी जीन होता है। प्रभावी जीन वो आगे दिखाई देते हैं। तो ये कैपिटल टी आ गया, भले ही इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो कैपिटल टी ही पहले आएगा, फिर ये स्मॉल टी से मल्टीप्लाई। अब इसकी बात आती है रेशियो की। अब ये कैपिटल टी इन चारों ब्लॉक्स में सिर्फ आपको यहाँ दिख रहा है तो 1 हो गया, ये दोनों सेम हो गए तो यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया 1। तो जो रेशियो आया है इसमें हमारा जीनोटाइप का जो रेशियो आता है, इसमें आप देखिए जीनोटाइप का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:2:1। इसके बाद आता है हमारा फिनोटाइप, वह लक्षण जो किसी जीव में दिखाई देता है जो जीनोटाइप पर निर्भर करता है, फिनोटाइप लक्षण कहलाता है। अब भाई वो चीज जैसे लक्षण के वो आगे ट्रांसफर तो कर रहे हैं लेकिन किसी के द्वारा किसी पे आधारित होते हैं, किसी पे निर्भर होते हैं, तो उन जीन्स को क्या कह दिया हमने, फिनोटाइप कह दिया। जैसे कि आंखों का रंग है, बालों का रंग है, ये बीमारियां हैं जो आगे ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से बच्चों में होती हैं, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, फिनोटाइप कह दिया। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अनुवंशिकता क्या होती है, विभिन्नताएं क्या होती हैं, फिर मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा लिया था और क्यों लिया था, और फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। अब इससे अगले वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो मेंडल ने मटर का पौधा लिया था उसके 7 लक्षणों में कैसे पता करा था कि कौन सा प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी लक्षण है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।